चलिए, हाँ, तो आज हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं और लाइट वगैरह सब ठीक है। इधर बोबर लाके में बारे हुए उसको बंद कीजिए। ये अब ठीक है, नहीं आ रहा तो थोड़ा ब्राइटनेस वगैरह कम है, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए ठीक है, रेडी। ध्यान देना बोला। ऐसा है कि पहली बात तो ये कि तत्व है क्या, तत्व कहते किसको है, फिर हम लोग आएंगे इधर अपना आवर्त सारणी पर। देखिए, आवर्त सारणी आप लोग कभी न कभी अपने दैनिक जीवन में, अपने दैनिक पढ़ाई में जरूर कभी न कभी पढ़े होंगे, लेकिन समझ में नहीं आया होगा। तो ये मेरा वादा है कि इस पूरे आवर्त सारणी के अध्याय को एक बार अच्छी तरीके से अध्ययन कराने के बाद अब आप लोग को, मुझे नहीं लगता है कि दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो बात यह है कि तत्व है क्या। सर, तत्वों का वर्गीकरण तो पहले बाद में समझेंगे, पहले हम लोग समझते हैं कि तत्व है क्या। देखिए बोला, तत्व उसे कहते हैं, कह सकते हैं वैसा पदार्थ है ना। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। ये सब हाँ एलिमेंट है ना। एलिमेंट मतलब क्या होता है भाई, तत्व होता है। ताकि वैसा पदार्थ जिसे कोई भी भौतिक विधि या रासायनिक विधि से और छोटा और आप नहीं कर सकते, उसको सरल अणुओं में आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो इतना सिंपल डेट में होता है कि अब आप उसे सिंपल में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो अकेले ही होता है, शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है ना अकेले वाला में, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, तत्व है। अब दूसरा दो चीज का बहुत जरूरी ध्यान में रखना है, और बात रह गई यौगिक, एकदम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग चलेंगे, लिखवाने के लिए तो परिभाषा में लेकिन जरूरत नहीं। यौगिक है क्या सर, तो जब दो या दो से अधिक तत्व जब मिल जाते हैं, तो दो या दो से अधिक तत्व मिल करके जिस पदार्थ का निर्माण करता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे हम लोग सबसे अच्छा उदाहरण है, देखिए ये सोडियम है, क्या है भाई, सभी तत्व है सर, है। ये क्लोरीन है, ये क्या है सर, तत्व है सर, बहुत सुंदर। अब एक सोडियम और क्लोरीन मिल करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड नामक एक पदार्थ बनाता है ना, ये कहलाएगा तो यौगिक। तो कुल मिला के बात यह है कि जिसमें जिसमें दो या दो से अधिक तत्व नजर आ जाए, तो अब उसको तत्व ना कह करके हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। और इससे ज्यादा टेंथ में पढ़ना नहीं है, मिश्रण वगैरह, यौगिक वगैरह, समांग विसमांग, ये सब इसमें पढ़ना नहीं है। आगे जाओगे तो बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, विलयन सॉल्यूशन, समांग विलयन, विषमांग विलयन, है ना, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, बहुत सारा चीज पढ़ना होता है। कोलाइडी विलयन, पायस, जेल, सभी सब पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए अब आइए। तो बात यह है कि दुनिया में जितने भी प्रकार के तत्व पाए गए हैं, तो जैसे जैसे वैज्ञानिकों के समय में खोज होता गया उन तत्वों का, वैसे वैसे सभी वैज्ञानिक अपने नॉलेज के आधार पे एक क्रमबद्ध तरीका से उसको सजाने का कोशिश की है, जिसे ही नाम दिया गया सारणी। फिर बाद में आवर्त सारणी का नाम दिया गया। तो आवर्त सारणी जो है सभी वैज्ञानिक अलग अलग तरीका से सजाएं। कोई परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाएं, तो कोई कोई परमाणु संख्या के आधार पर सजाएं, कोई कोई जो अष्टक नियम बना कर सजाएं, तो कोई कोई त्रियक नियम, तीन तत्वों वाले नियम को बना के सजाएं। लेकिन जैसे जैसे और आगे तत्वों का खोज होते गया, तो किन्हीं किन्हीं का कुछ तो खोज है जो सही बैठा, किन्हीं किन्हीं का कुछ तो जो है सारणी है जो क्या हो गया, गलत हो गया, उनका सजाना है जो गलत हो गया। भाई नहीं, ऐसे आप नहीं सजा के रख सकते। ठीक है, चलो देखिए, तो लिखल है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की शुरुआत में मनुष्य को बहुत ही कम तत्वों के बारे में ज्ञान था। सही बात है। तो धीरे धीरे वैज्ञानिक के प्रयास से अब तक कुल कितने तत्वों का आविष्कार हो चुके हैं, 118 तत्व का। बहुत सुंदर। अब देखिए, अगर बहुत पुराना किताब आप देखोगे तो उसमें 114 लिखा हुआ रहेगा, अस्थिर से समझिएगा, 114 लिखा हुआ रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि बोर्ड आपको अपडेट कर दिया होगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यदि बोर्ड एग्जाम में 118 ना रहे ऑप्शन में, तब आपको मारना होगा 114 तत्व। ठीक है, तो सर ऐसा क्यों सर, तो देखिए सर क्या बात है, ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जो है ना, पहले उस जब आज से 10 साल या 20 साल पहले वाला बात सारणी में चलिए, तो 114 तत्व का ही आविष्कार हुआ था। फिर है जो 118 को शामिल किया गया, क्योंकि लास्ट में जो अनयूटेरियम यूयूपी जो लिखा हुआ इस तरीका का, उसका जो ढंग से जो आविष्कार नहीं हो पाया था,
है ना। उसके प्रॉपर्टीज के बारे में वैज्ञानिकों को मालूम नहीं था। तो जब मालूम ही नहीं था तो उसके वो कैसे आइडेंटिफाई करता, नहीं कर सका। इसीलिए उसको अवार्ड सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया गया था, है ना। आज भी कुछ कुछ तत्व में खाली स्थान है। खैर चलिए देखिए आइए। तो सबसे पहले बात यह है कि तत्वों का जो वर्गीकरण है करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या हम लोग ऐसे नहीं पढ़ सकते थे। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तत्वों का वर्ग वर्गीकरण करना ही चाहिए। अब सोच लीजिए कि आपके पास 100 गो सामान है, तो आप जिधर तिधर छितरा के रख दीजिएगा। तो छितरा के रख दीजिएगा, तो जब समय पर जब आप खोज करने जाओगे तो जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पाएगा, आप ढूंढोगे परेशान हो जाओगे। तो उसी प्रकार से जब 118 तत्व का आविष्कार हो गया तो वैज्ञानिकों को भी तो लगता था कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण किसी किसी का सेम है तो किसी किसी का भिन्न भिन्न है। तो जो जो सेम सेम रासायनिक गुण वाला था सबको एक श्रेणी में रख दिया गया, और जो भिन्न भिन्न था उसको अलग अलग में डिवाइड कर दिया गया। तो सबके रासायनिक गुण के आधार पर अलग अलग पार्टे पार्ट बांट दिया गया। उससे क्या होता है भाई, ताकि पढ़ने में अध्ययन करने में क्या होता है, आसानी होता है। किसी एक प्रकार के तत्व को यदि जानना हो तो आप एक बार को पढ़िए, पूरा उसका खानदाने के बारे में जान लीजिए। तो जैसे उदाहरण दे रहे हैं, और इसमें अगर वर्ग सबसे पहले होगा, वर्ग तो दिया ही नहीं है, तो देना चाहिए इसको। चलो ठीक है, ध्यान देना। तो कैसे सर, जैसे वर्ग नंबर 1 पे तत्व है, हम लोग पूरा वर्ग सरणी याद करने वाले हैं, टोटल रटने वाले हैं। कैसे रटाएंगे, 118 के 118 तत्व को याद करने वाले हैं हम लोग। अब जितना क्लास में भाई याद हो जाए, लेकिन एक बार कहते हैं पूरा का पूरा जो वीडियो है ना, जितने भी वर्ग सरणी पर वीडियो है वो सब दोबारा जरूर देख लीजिएगा। आप क्लास जरूर आइएगा। तो क्लास नहीं आओगे बोला तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अब जो दुनिया में जो सबसे टफेस्ट चीज है अवार्ड सारणी, देखना इस अवार्ड सारणी के बारे में कैसे हम लोग तोड़ के मरोड़ के कैसे याद करते हैं उसके। इसको से ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, जनरल कंपटीशन है जिससे इससे अवार्ड सारणी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सोचने वाली बात है ना। तो हम लोग हर एक फैक्ट को एकदम कायदा से तोड़ के सीरियल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात यह है कि सर जी अवार्ड सारणी को जो है, अवार्ड सारणी को जो है वो हम लोग को जो है जरूरत क्यों पड़ा, सजाने की जरूरत क्यों पड़ा। तो देखिए लल्ला लिखा हुआ है कि तत्वों का वर्गीकरण करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि जैसे जैसे तत्वों का खोज हो रहा था वैसे वैसे ही उन तत्वों का भौतिक गुण और रासायनिक गुणों का अध्ययन करना क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। बहुत सुंदर, किसी को भी मुश्किल होगा। पहले 50 गो तत्व था, मेंडलीव के समय में तो मात्र 39 गो ही तत्व थे, मात्र 39 गो। सोचने वाली बात है। तो 39 तत्व में से कुछ कुछ तत्व का जो रासायनिक गुण जो सेम था, मैंने विक्रिया करने की जो क्षमता था उस सबका सेम था, तो सबको एक जगह रख दिए, सरिया सरिया के जो एक जैसा था उसको एक जगह रख दिए ग्रुप बना बना के। तो कुछ तो सेट खाया लेकिन कुछ सेट नहीं खा पाया। तो खैर फिर भी 39 को तो बड़ी कम खोज है। 39 तत्वों के बारे में तो आसानी से सबको पढ़ा जा सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ढेर सारे तत्व हैं इस दुनिया में। अगर इस सबको अवार्ड सारणी में नहीं सजाएंगे तो आने वाले समय में पढ़ने में लोगों को बहुत क्या होगा, कठिनाई होगा। तो इसीलिए जरूरत पड़ गई, तो आगे बढ़िए। अतः उस समय के तत्काल वैज्ञानिकों ने समान ग्रुप वाले तत्वों को एक सारणी में, है ना, सजाना क्या किया, शुरू किया, ताकि किसी विशेष समूह के सभी तत्व के गुणों के बारे में क्या किया जा सके, आसानी से अध्ययन किया जा सके, या आसानी से अध्ययन किया जा सके, लिखना जा, आसानी से जाना जा सके, ऐसा लिखना चाहिए, या अपन लैंग्वेज में दिए, आसानी से अध्ययन किया जा सके। कुल मिला के बात है कि सब तत्वों का वर्गीकरण करना इसलिए आवश्यक है ताकि किसी एक तत्व के बारे में नहीं, पूरे एक समूह के बारे में आसानी से जाना जा सके, उसके भौतिक गुणों के बारे में, उसके रासायनिक गुणों के बारे में आसानी से क्या करें, जानकारी मिल सके। बात समझ में आ रही है इतना। इसलिए उसको सजाना क्या हो गया था, जरूरी हो गया था। जैसे आपके पास बस्ता होता है, कॉपी होता है, ढेर सारे 50-60 को कॉपी किताब सब मिलकर आप क्या करते हो, एक जैसे सब्जेक्ट को एक तरह से सजा के रखते हो, और ऊपर से उस पर नाम वगैरह सब चीज क्या कर देते हो, लिख के रखते हो। बात समझ में आ रही है क्या। हाँ, तो थाक करके बस्ता को सजा के रखने से क्या फायदा था, क्या आपको कोई भी बुक चाहिए तो आप वहां पर जाओगे, उस थाक में जाओगे, पकड़ के खींच लोगे किताब तुरंत, आपको मालूम रहेगा कहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो सारणी में क्रमबद्ध तरीका से सजाया गया ना। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं कि सब वैज्ञानिक लोग जो थे वो कैसे कैसे आए। तो इतना प्रकार के वैज्ञानिक लल्ला आए थे, इतना प्रकार के। अब हम सब फिर से पहले कितना को समझाते हैं पहले, ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो वैज्ञानिक लोग जो आए
वो धातु और अधातु के आधार पर वर्गीकरण किया। मैंने जितना भी तत्व उस समय मालूम था उसको मात्र दो कैटेगरी में रखा गया, या तो धातु या तो अधातु। बात समझ में आ रही है। लेकिन सोचने वाली बात है ये कि क्या पूरे अभाग करने में सिर्फ धातु और अधातु ही हैं? नहीं, बाद में क्या पता चला कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि न तो धातु है न ही अधातु है, क्या है, एक धातु है, उसके अंदर दोनों का प्रॉपर्टीज है, तब तो इनके रखने का तरीका क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, भी बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे, मजा आने वाला है, बस आप टिके रहिए बस। देखिए दूसरा संयोजकता के आधार पर, अभी सब संयोजकता क्या है, तो कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, त्याग करेगा, जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है या ग्रहण कर सकता है, त्याग कर सकता है या ग्रहण कर सकता है, उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने डिवाइड किया। क्योंकि इनका नियम तो ऐसे ही फेल हो गया ना, इनका नियम तो फेल हो गया ऐसे ही। अगर इनका नियम फेल हो गया, अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि कुछ न कुछ नया तरीका ढूंढा जाए जिससे इस बार और सक्सेसफुल तरीका से हम लोग जो है उसको सजा सके बढ़िया से। तब उन्होंने संयोजकता के आधार पर किया। संयोजकता मतलब कोई तत्व है जो जिन तत्वों के पास एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता था उसको एक ही वर्ग में रखा गया, और जिनके पास दो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता था उसे दूसरा वर्ग में रखा गया। अलग अलग वर्ग में सब, जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता था उसको अलग रखा गया। तो इस तरीके से सजाया गया। लेकिन बात यह है कि बाद में पता चला कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिसका संयोजकता परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील मतलब जैसे आप देख लो, आप इसको देख लो, आप लोहा को देख लो, है ना, लोहा चाहे तो +2 भी रह सकता है और लोहा चाहे तो +3 भी रह सकता है। कई बार हम इस बात को चर्चा की। तो इसको आप किस में रखोगे, 2 वाला में रखोगे कि 3 वाला में रखोगे, है तो दोनों लोहा, जरूरत के हिसाब से चल रहे है ना। तो ये तो इसको रखना तो बड़ी मुश्किल हो गया था। मैं बता रहा हूँ वेनेडियम के बारे में, वी से वेनेडियम, एम से मोलिब्डेनम, इस सबका अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन तक दे सकता है। ये इसके अंदर कैपेसिटी है। अब इसको किस में रखोगे बताओ, 2 में रखोगे, 3 में रखोगे, 4 में रखोगे, 5 में, किस में रखोगे? बातें समझ में आ रही है। तो इसीलिए संयोजकता के आधार पर रखना क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। ये भी आगे जाके थ्योरी गलत हो गया, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे थे जो कि जरूरत के हिसाब से वो अपना संयोजकता को ही बदल देते थे। आमतौर पर 2 इलेक्ट्रॉन देता था, लेकिन जब जरूरत पड़ा तो 3 को भी दे सकता है, 4 को भी दे सकता है, 5-5 इलेक्ट्रॉन तक दे सकता है। अब ऐसे तत्व को तो वही रखे तो रखे कि कैसे तत्व में, तो इसीलिए इनका थ्योरी भी ये भी रखने का तरीका क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आया। अब जाके एक वैज्ञानिक है डोबेर एनर्जी, तीसरा नंबर पर आए डोबेर एनर्जी। डोबेर एनर्जी ने पहली बार परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। कौन के आधार पर? परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब मास। जैसे सोडियम का वजन द्रव्यमान जो होता है 23 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, हीलियम का 4 ग्राम होता है ना, परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4, ठीक है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 और उसका द्रव्यमान 14 ग्राम होता है। तो जो जितना भारी था, जिसका मास जितना ज्यादा था, उसके आधार पर उन्होंने सजाया। जिसका मास कम था उसको जब सीरियल नंबर से ऊपर में रखें, फिर जैसे जैसे भारी था उसको नीचे करते चले गए, फिर उस जैसा वो आगे बढ़ते चले गए। तो जो भी उन्होंने सजाया वो द्रव्यमान के आधार पर सजाया, ठीक है। बाद में वो भी गलत सिद्ध हो गया। क्यों सिद्ध हुआ ये भी बता रहे हैं। देखिए ऐसा है, कुछ तत्व को ऐसा देखा गया कि जिनकी पर जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं, बाद में जब खोज हुआ तो जैसे देखिए कार्बन था 6, द्रव्यमान था 12, लेकिन बाद में जो कार्बन पता चला है तो परमाणु संख्या 6 ही, लेकिन द्रव्यमान कितना है, 14 है। अब लीजिए हो गया लफड़ा यार। अब ये कौन सा कार्बन है ना। अब इसके बारे में हम लोग पिछला क्लास में चर्चा की। अब देखिए ऐसा लगा कि ऑक्सीजन अभी हम लोग ना 8 है, परमाणु संख्या कितना होता है, 14 होता है। क्या आप लोग इसके बारे में आप लोग जानते हैं क्या 18 भी होता है ऑक्सीजन? नहीं जानते हैं। अब बताओ किसको रखें परमाणु द्रव्यमान पर? ये थ्योरी गलत हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए हाँ या ना। तो परमाणु द्रव्यमान वाला भी नियम क्या हो गया, फेल हो गया। पहला तो ये हो गया। तो बेसिकली देखा जाए ना तो परमाणु द्रव्यमान पर ये तीनों के तीनों सजाए थे। ये तीनों जो थे ना वो किस चीज पर दिए थे, परमाणु द्रव्यमान पर ही सजाए थे। तो इस थ्योरी को लेकर के तीनों का कहीं ना कहीं क्या हो गया, गलत हो गया, जो कि दोष पाया गया। बातें समझ में आ रही है क्या इतना? आपको बड़ा नहीं सर ये, लेकिन त्रियक क्यों लगा सर? देखिए बड़ी कमाल का नियम उन्होंने बनाया। उन्होंने 3 तत्व को इस तरीका से सजाया, ऐसे ऐसे और ऐसे।
जिसमें से क्या किए, यहाँ पर वैसे तत्व को रखा और यहाँ पे वैसे तत्व को रखा, जिसका ये दोनों का जब औसत मान निकलता था ना, तो किसका वाला आता था, बीच वाला आता था। ये दोनों को जोड़ करके आप भागा दे दीजिएगा तो कौन वाला आ जाएगा, बीच वाला कहा जाता था, द्रव्यमान निकल के आता था। ऐसे सजाया, जैसे जैसे मुख्य उदाहरण मान के चलिए कि इसका 10 ग्राम है यूनिट, और इसका जो कितना है तभी 20 ग्राम है, तो 20 10 30 हो गया, तो 30 को 3 से भागा दीजिएगा कितना आया, 10 ग्राम, यानी बीचे बीच वाला आया। बात समझ में आ रहा है। जब ये दोनों का नहीं, रुक जाइए, 15 ग्राम आया, कितना आया, 15 ग्राम आया। इसका था 10 ग्राम, इसका था 20 ग्राम, जब दोनों का औसत निकाले तो कितना आया, 15 ग्राम। तो ये हुआ त्रियक नियम। तो त्रियक नियम क्या था, ताकि किसी भी तत्व के पहले वाले तत्व और बाद वाले तत्व के द्रव्यमानों का औसत जो है वो बीच वाले तत्व का औसत हुआ करता था। इस नियम को क्या कहा गया, त्रियक नियम। तो हल्के हल्के तत्वों के लिए तो ये नियम ठीक हो गया, जिसका द्रव्यमान कम कम था उसके लिए सेट कर जाता था, लेकिन जिसका द्रव्यमान ज्यादा था उस पर तो ट्रिक बैठे नहीं करता था। जब शुरू वाला अंतिम वाला को जोड़ करके जब औसत निकाला जाता था तो बीच वाला आइडन नहीं करता था, इसीलिए उनका नियम भी क्या हो गया, फेल हो गया, गलत हो गया। समझ आ रहा। फिर आए न्यूलैंड्स जी, बहुत बढ़िया, न्यूलैंड्स बाबा है। न्यूलैंड्स बाबा ने अष्टक नियम निकाला। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ये भी परमाणु द्रव्यमान पर ही सजा है, लेकिन ये देखिए सब वैज्ञानिक एक दूसरे से सीख रहे हैं। ये जब सजाया गया, ये जब गलत हो गया तो फिर सोचे कि नहीं फेल हो गया, तो लाओ इसको अच्छे सजा के देखते हैं, क्या पता सेट नहीं सेट हुआ। फिर डोबेर एनर्जी सोचे कि नहीं ये सब पगला नियम कर रहा है, कोई द्रव्यमान पे सजा रहा है, कोई धातु धातु पर, लाओ परमाणु द्रव्यमान पर करता है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो असल मायने में दिमाग में जो सही चीज भरे वो डोबेर एनर्जी खोजे, क्योंकि द्रव्यमान जो आया ना, तो द्रव्यमान के आधार पर एक नया टेक्निक खोजे कि नहीं, ना तो आप धातु धातु के रूप में सजाओ, ना आप संयोजकता के आधार पर सजाओ, सबसे अच्छा चीज द्रव्यमान के आधार पर आप सजाओ। तो द्रव्यमान के आधार पर जब सजाने का जब कोशिश की है तो इनका त्रिक नियम जो दे दिए ना, वही कारण गलती हो गई, क्योंकि 3 नियम जो है ट्रिपलेट जो है सब पर सेट नहीं खा रहा, कुछ पर तो सेट खा रहा था लेकिन सब पर सेट नहीं खा रहा था, इसलिए पूरी तरह से अशुद्ध माना गया। अब आते हैं अष्टक नियम। गुरु जी अष्टक नियम क्या है, अब सुनिएगा चेला जी, जरा बढ़िया से यार, बढ़िया से देखिए। उनका कहना था ना 1 2 3 4 5 6 7 8, उनका कहना इस तरीका से सजाए थे वो भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, लेकिन इस तरीके से सजाए थे कि जो रासायनिक गुण पहला तत्व का है वही रासायनिक गुण केमा का था, 8वां का था, सेम था, दोनों प्रॉपर्टी सेम था। परमाणु संख्या अलग अलग रहे द्रव्यमान, लेकिन अभिक्रिया करने की जो कैपेसिटी है वो दोनों का प्रॉपर्टी लगभग क्या था, सेम था। तो इस तरीके से सजाए, कुछ दूर तक तो उनका भी ठीक ठाक था, लेकिन लास्ट होते होते जो है ना वो मतलब सब तत्वों पर सेट नहीं कर पाता। अष्टक नियम इनका क्या हो गया, फेल हो गया। बहुत सारे इनके बारे में बताए, बस शॉर्टकट में हम पढ़ा रहे हैं अभी, बस अब शॉर्टकट में भी आप यहाँ पे पढ़ लो, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। अब आते हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी, तो यहीं से असली खेला शुरू होता है, मेंडलीव का आवर्त सारणी। अब सुनिए अच्छा से जरा ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया, तो बेसिकली मेंडलीव ने किया। ये लोग तो अपना अपना नियम खाली दिए थे, सारणी बारणी नहीं बनाए थे। सबसे पहले सारणी में किसने सजाया, मेंडलीव ने सजाया। किस आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, तभी ना बोले कि तीनों मिल करके परमाणु द्रव्यमान पर ही सजाए थे। ठीक है, चलिए ठीक है, अब छोड़ो यार, देखो चलो अब खैर देख लेते हैं। तो मेंडलीव भी सजाने की कोशिश की परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, ये लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका से सजाए थे। अब बहुत सालों तक इन्हीं का आवर्त सारणी फॉलो किया गया था। अभी हम लोग चर्चा करेंगे ढंग से, है ना। अब जाके जब जाके बहुत सारे ढेर सारे तत्वों का जब खोज हुआ, तब जाके मेंडलीव का भी आवर्त सारणी क्या हो गया, गलत हो गया, सेट नहीं खा रहा था। तब जाके मोस्ले ने सजाया एक नया आवर्त सारणी, जो आज तक जमाना से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये लेकिन सजाए कौची के आधार पर, ताकि परमाणु संख्या के आधार पर, बढ़ते हुए कौची के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। तो एक चीज नोटिस किए, सबसे पहले धातु और अधातु के आधार पर, दूसरा नंबर में संयोजकता के आधार पर। तो त्रियक नियम है, अष्टक नियम है। फिर त्रियक नियम अष्टक नियम जो था परमाणु द्रव्यमान के ही आधार पे था। आवर्त सारणी जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था वो भी परमाणु द्रव्यमान के ही आधार पे था। तो तीनों तो परमाणु द्रव्यमान के ही आधार पे सजाया गया ना। अब बच गए खाली मोस्ले जीव सजाए परमाणु संख्या के आधार पर। तो ये तीनों है जो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, जबकि मोस्ले जीव पर बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया।
खैर चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला सवाल। अब आते हैं बहुत ही सुंदर तरीका से, एकदम कमाल तरीका से हम पढ़ते हैं, जो कि आपके सामने डिजाइन इस तरीका से किया गया है कि मैं ना भी समझाऊं फिर भी आप लोग समझ जाओगे। तो सबसे पहले जो है लवबाजे, लवबाजे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो है वो तत्वों को सजाने का वर्गीकरण करने का कोशिश की। सारणी नहीं बनाए, वर्गीकरण किए। वर्गीकरण मतलब बांटना, कुछ के आधार पर धातु और धातु के आधार पर। सारणी नहीं बनाए, गलत बात, कंफ्यूजन मत होना। तो 18वीं शताब्दी में लवबाजे नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को उसके धातुई गुण के आधार पर, है ना, धातुई गुण के आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयास किए। जैसे कि जिन धातुओं की चमक, आघात वर्धनीयता, पढ़े धातु और धातु चैप्टर में ना, उष्मा या विद्युत को सुचालन करने की क्षमता आदि गुण के समान होती है, उसे एक साथ रखते थे। कितना बढ़िया बात है ना। जिसकी चमक एक जैसा है तो चमकने वाला को एक सारणी में रख दिया गया। जिसके अंदर आघात वर्धन की मतलब चोट सहने की क्षमता है, तो उसको है जो एक लाइन में रखिए। जिसके अंदर करंट ज्यादा पास होता है बढ़िया से, उसको एक श्रेणी में रख दिए। तो वो उन्होंने सिर्फ वर्गीकरण किया था, ना कि आवर्त सरणी का निर्माण किए थे। हम जानबूझ के बात को दोहरा रहे हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी सिर्फ बांटे चल रहा है। सारणी तो सबसे बनाएंगे कौन, मेंडलीव सीधे बनाएंगे। ये लोग तो अपना अपना नियम खाली भांज रहे हैं, खाली यहाँ इसे सजाओ तो बढ़िया रहेगा, वैसे सजाओ तो बढ़िया रहेगा। मेंडलीव जी पहली बार सोचे कि भाई ऐसे वैसे गोली मारो, एक ऐसा सारणी बनाओ कि सीधे हिले डुले ना, क्रमबद्ध तरीका। जैसे एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, वैसे एकदम सारणी में सजाया जाएगा। ठीक है, परंतु इनका यह प्रयास असफल रहा, गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि कुछ तत्व ऐसे थे जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाया जाता था। हम तो अभी चर्चा की, है ना। यह वर्गीकरण इतना साधारण था, साधारण तो था ही नहीं, साधारण था, साधारण मतलब सिंपल, इतना सिंपल था ही कि इस आधार पर तत्वों के समुचित गुणों का अध्ययन नहीं किया जा सकता था। समुचित मतलब कोई भी तत्व के सभी गुणों के बारे में आप जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। अभी जो हमारे आवाज सरणी बना हुआ है ना मोसले जी का, उसमें एक तत्व के बारे में ना बहुत सारी जानकारी निकाला जा सकता है, बहुत सारा निकाला जा सकता है। ये हम लोग सीखेंगे कैसे, तो अंतिम होते तो आप लोग समझ जाइएगा कि सर कैसे कोई तत्व कितना इलेक्ट्रॉन को देता है, क्यों देता है, उसके पास क्या मजबूरी है क्या नहीं है, वो सब हम लोग समझेंगे। सर इसकी से जब तक प्लस वन क्यों हुआ था उसके पीछे भी फैक्ट है। हर एक चीज को एकदम तोड़ के मरोड़ के पढ़ने वाले हैं। लेकिन आइए कहानी जैसा बना बना करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले ही तो जान लें कि सब सजाएं कैसे कैसे, पहले इसकी कहानी हम लोग समझ लेंगे बैकग्राउंड, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सोचने वाली बात है, बोला कि 18वीं शताब्दी से ही चल रहा है, 1800 साल से, अभी 20वीं 21वीं शताब्दी चला है, 300 साल होने वाला है ना। 300 साल पहले ही सब चर्चा चल रहा था वैज्ञानिकों के दिमाग में। ठीक है, ले लो। हाँ नेक्स्ट आगे बढ़े, ध्यान देना। तो उनका सजाया हुआ जो नियम था इतना सिंपल था कि आप जो भी तत्व था उस सब के तत्वों के बारे में जो है समुचित गुणों के अध्ययन आप नहीं कर सकते थे। तो ऐसा सिस्टम का क्या फायदा, इससे सभी धातुओं के सही व्याख्या भी नहीं हो पाती थी। कैसे होगा सही धातुओं की व्याख्या, अब हम बताते हैं। ठीक है, कुछ धातु चमक रखता है, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है? पारा के पास चमक नहीं है, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन पारा को फिर रखेंगे कहाँ, है तो धातु, बताइए। दूसरा बात कि सब धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, पारा को द्रव अवस्था में पाया, फिर उसको फेंक देंगे क्या, नहीं फेंक पाएंगे। इसलिए बहुत सारे ऐसे धातु था जिससे खा ही नहीं रहा था इनका, पर तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, उसके पीछे 2 वजह। कुछ धातु ऐसे थे जिसको में दोनों गुण पाया गया, मेन वजह यही था, है ना। फिर देखा गया कुछ धातु ऐसे थे जो कि चमकीला तो नहीं था लेकिन उष्मा और विद्युत का सुचालक कर सकता था। तो सब अलग अलग चीजें है ना, अलग अलग जो खोज गया। अच्छा दोष देखिए लगा, दोष मतलब क्या फॉल्ट निकला इसमें, धातु और धातु के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ उसमें क्या क्या कमी था, वही दोष मतलब कमी ना। तो लिखल है सोडियम और प्लेटिनम को एक ही समूह में रखा गया था। कितना बड़ा गलती था, देखिए तो सोडियम और प्लेटिनम, कितना कमाल वाली बात है, दोनों को एक ही वर्ग में रखा गया था। अब ऐसा देखिए, तो आप लोग जानते हो कि सोडियम काफी ज्यादा क्रियाशील है, हवा में भी आप पकड़ लेता है, पानी में डालिएगा पानी में बम सब फूट जाएगा, कितना तेजी से अभिक्रिया करता है। लेकिन प्लेटिनम तो एकदम अभिक्रियाशील नहीं है,
ना के बराबर है। देखिए ना कौन कौन होता है, प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, इस सब में जंग लगता है क्या? और चांदी हो गया, इस सब में जंग लगता है क्या? क्या ये सब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है क्या? नहीं करता है। लेकिन तीनों चमकीला है। मजे की बात क्या है, मार्केट में तीनों बड़ी महंगा बिकता है, सोना, चांदी और प्लेटिनम। प्लेटिनम तो सोना से भी महंगा बिकता है। अब अगर दम है तो, अगर आपके पास रुपया है उतना, तो प्लेटिनम का हार बनवा के अपना गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दीजिए, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकता है। और आप लोग जो, अगर आप लोग हैं तो बॉयफ्रेंड भी कर दीजिए। हम तो चाहते हैं कि अरे कब हमरो ऐसा बने कि प्लेटिनम के दे अंगूठी मुठी बनवा के, नहीं मिलेगा नहीं। चलो ठीक है, खैर मुद्दा की बात कर लेते हैं। नहीं तो हम बार बार कहते हैं ना, जो भी लोग, कोई लड़का या लड़की आपके सामने ये बोलते हैं कि हम आपके लिए जान दे देंगे, हम आपके लिए चांद तारे तोड़ लेंगे, बाबू बाबू मेरे को छोड़ के मत जाओ, मैं कैसे सो पाऊंगा, है ना, तो तुम जो कहोगी वो सुनेंगे, तुम जैसे कहेंगी वैसे करेंगे। आप चुपचाप उस पैसा को काम दे दीजिए बढ़िया वाला कि चल निकाल 10,000 रुपया निकाला फटाक से, मेरे को कोचिंग फी भरना है यार, चल मोबाइल मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को नया मोबाइल ला के दे, है ना। छोटा बात सुधरेगा नहीं ना। आ बैल मुझे मार वाला तो खुद ही काम करता है। अब कैसे जी, हम आपको बताते हैं। देखिए, वो जानता है कि अगर मैंने दोस्ती किया तो फिर दोस्ती जो है कब रिश्तेदारी में बदल जाएगा जब कोई नहीं जानता है। और एक बार जब रिश्ता बन गया तो आपका पैसा कौची, आपके ऐसा कैसा पैसा सब आपसे खींचेगा खींचेगी। नहीं, वो तो कहेगा कि ये चीज तोड़ हको तोहर हको, वो चीज तो हमरो बानी, तो हमरो बानी तो हमरो ओकरा पर हक बानी कि ना बानी है। अगर हक बानी तो पैसा काहे ला खाता पर रखल बानी, जरा दा हो हमो मोबाइल वाली जरा हाय हेलो करी, फिर कोई मोबाइल नहीं दीजिएगा तो फिर क्या बोला, दूरी बर्दाश्त नहीं थे होगा, कैसे दूरी मिटेगा, कैसे मोबाइल दे देता ना, समझ रहे बात के ना। खैर चलिए ठीक है, ये तो ये सब फेंको मल के जैसा है, सब मत बोलिए, सीधे बोलिए कि अच्छा इतना है तो चल प्लेटिनम के कुछ बना के दिखा दे मेरे को, प्लेटिनम के बना के दिखा, तब मैं मानूंगा कि तुम मेरे को आगे आने वाला समय में खुश रखेगा। उसका घर खेत बिकेगा, समझ में आ जाएगा, बैंड बाजा बारात बजेगा था। चलो ठीक है, खैर मुद्दा की बात करते हैं। एक ही समूह में रखा गया, जबकि सोडियम काफी ज्यादा विक्रियाशील धातु था, प्लेटिनम कोची है अक्रिय धातु। अक्रिय मतलब वो किसी से विक्रिया ना के बराबर करता, सोना भी नहीं करता, आप लोग पढ़ेंगे। चांदी तो करता है लेकिन बहुत कम करता है, लेकिन कर ओजोन से कर लेता है बोला चांदी। ये पूछता है कि ओजोन से ऐसा कौन सा तत्व है, ऑप्शन आएगा 4 गो, एक रहेगा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा कौन सा तत्व है जो ओजोन से विक्रिया करके उसके ऊपर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो चांदी। चांदी तो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, बात समझ में आ रहा। बाकी सोना ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये दोनों एक ऐसा तत्व है जो कभी भी अभिक्रिया नहीं करता, जबकि सोडियम है जो कोशिश करता था, बहुत ज्यादा अभिक्रिया करता था। अब बताइए कितना नाइंसाफी है। तो इसलिए पहला ज्यादा नाइंसाफी है कि आप एक तो ऐसा काफी ज्यादा लड़ाकू है, मारा पीटी करने में तेज है, ऐसा जो काफी ज्यादा क्या शांत है, अब दोनों को एक साथ आप रख दिए हैं, एक ही ग्रुप में रख दिए, तो कौन होगा, जो तेज है जो तो मार पीट के फूट फाड़ देगा, मैं दोनों में पार्टी रहेगा नहीं रहेगा, वो एक जैसे कहाँ गुण बना हुआ। तो बोलिए इनका गुण क्या हो गया, एक थ्योरी दोस्त पहला समझ में आया। दूसरा उन्होंने कहा क्या, ये तो धातु को सकती है। अब अधातुओं में इसी होता है, कैसे जैसे जैसे कि उन्होंने करंट के हिसाब से भी चला था, विद्युत चालकता के हिसाब से। अब खुद सोच लेना, देखो कि एक ग्रेफाइट है, एक सल्फर है तो दोनों के दोनों धातु। सल्फर में करंट पास नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट में तो करंट पास करता है, फिर भी दोनों को क्या कर दिए थे, एक ही में रख दिए थे। बताइए तो इनका दोष हुआ कि नहीं। तो इसीलिए इस तरीका से है, जो इनका रासायनिक गुण में भी काफी क्या है अंतर, प्रॉपर्टी में भी अंतर, भौतिक गुण तो है अंतर, रासायनिक गुण में भी काफी ज्यादा अंतर। बातें समझ में आ रही है। तो इसीलिए इनका मेन रूप से दो दोष था कि ठीक है भाई, आपने धातु और धातु के आधार पर सजाया, लेकिन धातु के आधार पर सजाया, एगो सोडियम पर लगा के, एगो प्लेटिनम मारल हिटवा के, दोनों के दोनों का रख दिया। दोनों धातु है तो दोनों को तो क्रियाशीलता अलग अलग है भाई, एगो काफी ज्यादा है एगो काफी ज्यादा लो, आप दोनों को एक ही में रख दिए, एक समान प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, तो सबसे बड़ा गलती हो गया। और धातु में भी आप सजाएं तो कुछ धातु को आप ऐसा एक ग्रुप में बना दे जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ग्रेफाइट में करंट पास होता है तो सल्फर में नहीं पास होता है, तो फिर क्या मतलब हुआ धातु और धातु के आधार पर सजाने का। क्लियर, चलिए एक ऐसा बात समझ में आया पहला जी। नेक्स्ट दूसरा, अब आते हैं कौची के आधार पर, संयोजकता के आधार पर।
संयोजकता है क्या बताएं? इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता। जितना इलेक्ट्रॉन जो तत्व ग्रहण करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन जो तत्व त्याग करेगा, उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। क्या ये समझते हैं? इस नियम के अनुसार जिन तत्वों का संयोजकता समान था इन सभी तत्वों को एक साथ रखा गया। जैसे कि सिंगल बंधन मतलब एकल बॉन्ड, एकल बंधन वाला को अलग, द्विबंधन वाला को, त्रिबंधन के तत्वों को कुछ करा गया, अलग अलग वर्गों में रखा गया। परंतु यह नियम भी क्या रह गया? असफल रहा। अभी तो हमने बताया ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए एकदम लिखल है। दोष में क्या था कि बहुत सारे तत्वों की संयोजकता क्या थी? परिवर्तनशील थी, एक रंग था ही नहीं। अब कॉपर को यूं उठा के देख लो, अगला जरूरत के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है और दो को भी दे सकता है। लोहा को देख लीजिए, दो और तीन को दोनों दे सकता है। एशियन से क्या होता है? तीन, बहुत अच्छे, तीन कुछ कर सकता है, दो और चार को दे सकता है। अगर तो सोचिए दो को चार को दे सकता, सीधे दो से सीधे चार, हालेलुया। तो इसकी संयोजकता कितना ज्यादा परिवर्तनशील, बताइए इसको कहां कहां रखोगे? नहीं रख पाओगे। चलिए इस तरीका से ये नियम भी क्या हो, संयोजकता के आधार पर भी रखना क्या हो जाएगा? फॉल्सेन हो जाएगा। अब इसको समझना है ना, तो अभी एक समझो कि तुम खुद ही वैज्ञानिक हो और तुम खुद ही क्या कर रहे हो? सजा रहे हो। तो पहली बार आपने कौन सी पे सजाया और दूसरे नंबर पे कौन सी पे सजा रहा है? संयोजकता। धातु धातु में क्या क्या मिस्टेक हुआ है? ताकि धातु को एक साथ में, अधातु को एक साथ में, गलतियां कहाँ हुई कि धातु को रखते वो सोडियम और प्लेटिनम एक साथ में रख दिए थे। सोडियम काफी ज्यादा डीवीएसी था, प्लेटिनम काफी कम डीवीएसी था, जो कि सही बात नहीं है। अगर एक एक समूह में रखे हैं तो पूरा के दोनों प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गया ना। अब कर ले, एक ही संयोजकता वाले तत्वों का रासायनिक गुण अलग अलग होता है, जैसे सोडियम तथा क्लोरीन। बहुत सुंदर सवाल है, अब ध्यान देना लगा। आप लोगों ने पढ़ा है कि सोडियम पर पावर +1 होता है, फिर आपने पढ़ा है क्लोरीन पर पावर -1 होता है। +1 का मतलब ये बोला कि अगर कहे कि सर सोडियम की जो संयोजकता है, संयोजकता में वो कितना हुआ, तो आप बोलोगे 1। कितना बोलोगे? 1। और क्लोरीन की भी संयोजकता कितना है? 1। लेकिन है तो कौन से मिलकर अंतर लगना। ठीक है, हम संयोजकता के आधार पे हमने सजाया, लेकिन फिर क्या देखने को मिला है कि सोडियम का भी एक संयोजकता, क्लोरीन का भी एक संयोजकता, लेकिन काफी ज्यादा विद्युत धनात्मक, तो काफी ज्यादा विद्युत ऋणात्मक। अभी दोनों को एक ही दो में रख देंगे, ऐसे होगा भाई ना? इसका रासायनिक गुण कुछ और है, इसका रासायनिक गुण कुछ और है। ये विद्युत धातु है, पावरफुल धातु है। पावरफुल क्या है? धातु है। अब दोनों को एक श्रेणी में रखती है, बताइए। ये लड़का है, ये लड़की, दोनों के लड़का को अलग रखिए भाई, लड़की को अलग रखिए। बात समझ में आ रहा? तो ये चीज कहीं ना कहीं क्या हो गया? गलत हो गया। अब अभिक्रिया करने का भी देख लीजिए, इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंतिम कक्षा में 7-7 इलेक्ट्रॉन है रखा हुआ, भरा पड़ा। बात समझ में आया? इस तरीका से है जो संयोजकता के आधार पर भी रखना क्या था? कहीं ना कहीं गलत सिद्ध था। ठीक है, बढ़ रहा है। ठीक है, इतना सा बात समझ में आया क्या? थोड़ा सा और ऊपर, नहीं तो आवाज जो है ना वो नहीं जा पाता, पता नहीं क्यों। माइक में ही प्रॉब्लम है। लोकल और सस्ता है ना, तो कितना चलेगा। ठीक है, आगे बढ़े आप लोग। तो इनको में के गो फोल्ट था? 2 गो। उनका में धातु में फोल्ट था। संयोजकता में पहला फोल्ट किया था मिला। हाँ, हमने बहुत सारे ऐसे तत्व थे जिनका संयोजकता क्या था? परिवर्तनशील था, जो बदल सकता था। तो इसीलिए कैसे उसको रखते? एगो में नहीं रख सकते थे, सबका अलग अलग संयोजकता है। दूसरा क्या है कि समान जो संयोजकता था, कुछ तत्व ऐसे थे जिनको संयोजकता तो समान था लेकिन प्रॉपर्टीज अलग था, गुण भौतिक और रासायनिक गुण क्या था? अलग अलग। आप सोचना, देखिए ना लगा, सोडियम है जो कौन रूप में पाया जाता है? ठोस के रूप में। क्लोरीन कौन रूप में पाया जाता है? गैस के रूप में। अगले तो हर चीज अलग अलग। ये कहीं धातु है, क्या है? अधातु है। इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकते थे, इलेक्ट्रॉनों का क्या करें? ग्रहण करें। तो सिर्फ संयोजकता समान हो जाने से हम एक साथ नहीं रख सकते। अब मान के चलिए लड़का कोई है जो ब्लू शर्ट ब्लैक पैंट पहन के आए हैं, कोई लड़की भी जो ब्लू ऊपर नीचे ब्लैक पहन का है, दोनों कपड़ा सेम पहना हुआ, तो संयोजकता सेम हो गया, तो दोनों को एक रूम में बंद कर दो, तो गड़बड़ चीज है। फिर तो पिटा जाओगे आप, नहीं पिटा जाओगे। अब ठीक है, आगे बढ़े, नहीं बढ़े? टाइम होने वाला है क्या? कोई बात नहीं, एक और हो जाएगा।
आप फड़फड़ाइए नहीं। पहले कौन क्या सजा रहा है भी समझ में आ रहा है ना। हाँ, पहले कैसे कैसे क्या दिखा था, अब आए डोबेल एनर्जी फरकई पे, यही है डोबेल एनर्जी। वो तो उछाल रही थी ना, तो चलो ऐसा काम करते हैं। पहली बार ना, पहली बार ये थे जिन्होंने कहीं ना कहीं द्रव्यमान के आधार पर सजाने की कोशिश किया। अब इसके बाद में 3 वैज्ञानिक थे, पहले तो डोबेल एनर्जी, फिर न्यूटन जी, और फिर आएंगे मेंडलीव जी। तीनों द्रव्यमान को लेकर के हीट हीट कर रहे थे। इनकर ये जो गड़बड़ी थी, इनका सुधार कुछ ये किए आगे, ये क्या नाम हुआ इनका, कहना चल गए, एनर्जी करने का कोशिश की, वो दरियल सिंह है ना। फिर जो जैसे न्यूटन सिंह आए, तो फिर कौन आ गया जी, तकी मेंडलीव जी आ गए। इधर 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 किधर गए, हाँ ये है मेंडलीव जी, देखिए कमाल के माथा पकड़े हुए, उधर देखिए उनको। अब ऐसे भी वैज्ञानिक लोग के पास दाढ़ी बड़ा बड़ा होता है, ऐसा क्यों होता है मानो, नहीं मानो। अरे यार सोचने से दाढ़ी बढ़ता है बस, नहीं ऐसा नहीं। वैज्ञानिक लोग रिसर्च में इतना ज्यादा मतलब मुग्ध हो जाते हैं कि उनको कोई चीज करने का टाइम नहीं मिलता, यहाँ तक कि सोने का भी टाइम नहीं मिलता, खाने पीने तक भी टाइम नहीं मिलता प्रयोग करते समय में ना। अब ये बात सही है, हम भी मानते हैं, क्योंकि हम भी जब कुछ रिसर्च करते हैं ना, कुछ भी कुछ जब तक जा रहे हैं 2-3 घंटा तक 5 घंटा ऐसी भूख ले बिना पानी पी ले, अब बाद में जैसे 5-6 घंटा जैसे काम हो जाता है, बाद में पता चलता है कि 5-6 घंटा बीत गया। अब मैं तो काला काला सा दिखना रहा हूँ ना, ये तो कलवा हो गया, मैं तो कलवा बढ़ गया ना लाइट कट गया है ना। पता नहीं सही आ रहा होगा या नहीं, खैर बच्चों से अनुभव है कि अब जो आगे जैसे आगे उस हिसाब सही है, इतने में मेंटेन कीजिए आप, है ना। चलिए ठीक है बॉस, मोटा मोटी ठीक है, गोरा है चाहे काला है, क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह देखो ये, अब ध्रुवीय नीला की क्रिया नियम तो अभी हमने बता दिया ना आपको, क्या बता दिया वो देख लीजिए। हाँ ध्यान दीजिएगा, डोबेरेनर नामक जर्मन वैज्ञानिक ने, जर्मनी क्या थे, 19वीं शताब्दी में, जबकि वो सब काम चल रहा था 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में रासायनिक दृष्टि से तत्वों को 3-3 के समूह में, बोला कौन के समूह में, 3-3 के समूह में, 3-3 को ग्रुप बनाते बांटे, जिसे डोबेरेनर का क्या नियम कहा जाता, त्रियक नियम। अब क्या होता था, इस नियम के अनुसार दोनों किनारों पर मौजूद तत्वों का जो परमाणु भार था, वो परमाणु भार का जो कौची था, औसत था, वो बीच वाले तत्वों के परमाणु भार के क्या था, बराबर था। जैसे देखो 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 ध्यान दिया, लिथियम है और पोटेशियम है, ऐसे सजाए पहला बार, लिथियम के बाद सोडियम रखा, सोडियम के बाद पोटेशियम रखा। अब देखे उन्होंने देखा कि जैसे ये दोनों को जोड़ करके औसत निकालिएगा, देख रहे हैं है औसत ना, दोनों को जोड़ के औसत निकाले, कितने ग्राम आया, 23 ग्राम, और 23 किसका आया, सोडियम का आया। तो दोनों की नरिया वाला जोड़ करके अब 2 से भाग दीजिएगा तो कौन सा आ जाएगा, बीच वाला आ जाएगा। इसी नियम को क्या कहा गया, त्रियक नियम। त्रियक नियम का आविष्कार किसने किया, डोबेरेनर, डूब के डुबालथिन है ना, डोबेरेनर, डूब के डुबालथिन, के बार डुबालथिन तो 3 बार, हाँ त्रियक नियम, डोबेरेनर। तो त्रियक नियम का आविष्कार किसने किया, डोबेरेनर, है ना, डोबेरेनर नामक नियम। तो क्या था त्रियक नियम, ताकि सर उन्होंने कुछ आवर्त सारणी उस समय के मौजूद तत्वों को इस तरीका से सजाया था कि दोनों किनारे वाले तत्वों का, ऐसे पहले लिखेगा, 3-3 करके समूह बनाया, 3-3 समूहों में से दोनों किनारों के तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान का जो औसत था वो बीच वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बराबर था, है ना, बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर था। अच्छा, इनका फोल्ट क्या निकला, फोल्ट मतलब दोष, काहे इनके नियम को फेल कर दिया गया। देखिए सुनिए अच्छा समझिएगा, इस औसत नियम के अंतर्गत सभी तत्वों का समावेश नहीं हो पा रहा था। सभी तत्वों का समावेश मतलब समझे, कुछ तत्व ऐसे जो हल्के तत्वों पर तो लागू हो रहा था नहीं, लेकिन उनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा हेवी है, उस पर ये सेट नहीं खा रहा था। आगे यही त्रियक नियम सबसे बड़ा क्या है, दोष है। त्रियक नियम का सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि छोटा छोटा जो तत्व था, हल्का हल्का था, तो उस पर सेट खा रहा था, जो भारी भारी तत्व था उस पर सेट नहीं खा रहा था। आगे किसी त्रियक समूह के तत्वों का क्रियाशीलता में क्रम में होता है। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है कि जो भी त्रियक समूह दे रहे थे, उन सभी तत्वों का जो क्रियाशीलता का क्रम जो है ना, वो क्रम नहीं था। जैसे देखिए उदाहरण, अब लिथियम से थोड़ा सा आगे है जो सोडियम है, सोडियम से आगे कौन है, पोटेशियम है, लेकिन कायदा से देखा जाए क्रियाशीलता का क्रम, तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता है नहीं,
पोटेशियम। कब जाके कौन है? सोडियम। लिथियम तो कहाँ फेंका गया, तो कोई ठिकाना ही नहीं है इसके सामने। इसलिए इनका जो क्रियाशीलता का जो क्रम था वो भी क्या था, गड़बड़ था। तो ऐसा सरणी बनाने से क्या फायदा जिसमें गलत अध्ययन पता ही नहीं चले, कुछ कुछ तो ठीक बैठे, कुछ कुछ गड़बड़ बैठे, क्या फायदा। ठीक है, अच्छा फिर उन्होंने क्या किया था, देखिए कैल्शियम को रख दिए थे किसके साथ में, स्ट्रॉन्शियम के साथ में, अब बेरियम के साथ में। अब हालो देख लो, जबकि दोनों का औसत आप जोड़ोगे तो बीच वाला नहीं आएगा, ऐसा आ रहा था। अब इस तरीका से कुछ कुछ है जो सेट कर रहा था, कुछ कुछ सेट नहीं कर रहा था। उन्होंने देखिए इस तरीका से 3 जो सारणी इस तरीका से दिया, बताया, तो इस तरीके से सजाया, लेकिन कुछ ठीक है कुछ ना भी ठीक, तो इसीलिए एक फॉल्ट माना गया। ठीक है, अगला अब आते हैं न्यूटन्स लॉ पर। न्यूटन्स का अष्टक नियम, कमाल की बात है ना, ये है न्यूटन्स जी। तो पढ़िए 1865 से 1866 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूटन्स ने उस समय के सभी तत्वों को उनके बढ़ते हुए कौची के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्रम में सजाकर एक नियम का प्रतिपादन किया। देखिए ऐसा है, जब तृतीय नियम फेल हो गया तो डोबेरेनर जी भी तो द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे, और न्यूटन जी भी द्रव्यमान के आधार पर सजाएंगे, अभी सजाएंगे, आप सजाने वाले हैं। अब उनको से हम सजवाते हैं कि चलो आ जाइए न्यूटन बाबा, अब आप अपना नियम बना के हमको दिखाइए, है ना। चलिए देखिए, तो क्रम में सजाकर नियम का प्रतिपादन किया, जिसे न्यूटन का क्या कहा जाता है, अष्टक नियम कहा जाता है। अब उन्होंने क्या किया, आप लोग नहीं पढ़े लेकिन मैं बता रहा हूँ, उनका कहना था ना, मैं बता रहा हूँ बिना तभी उसमें बता सकते, सारे ग मा, हाँ हाँ, मा नहीं, मा होता है, मा नहीं होता, मा प ध नि सा, ऐसे। सर ये क्या है सर, सुर, सुर क्या है, सुर सुर मेटा निकलता है तो सुर सुर नहीं। सुनिए अच्छा से, दुनिया में जितने भी म्यूजिक है, दुनिया में जितने भी गाना बना है, इन्हीं 7 स्वरों से मिल करके बना हुआ है। जब आप म्यूजिक सीखोगे, जब आप हारमोनियम बजाना सीखोगे, जब आप बैंजो कोई भी किसी भी प्रकार का जो है कैसियो बजाना जब आप सीखोगे, ऑर्गन बजाना जब आप सीखोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में जितना भी म्यूजिक है इन्हीं सभी 7 से मिल करके बना हुआ है। तो जब सबसे पहले जब आप हारमोनियम, जैसे देखिए आप किताब को पढ़ने के लिए, हाँ, जब आप किताब को पढ़ने के लिए पहले क्या सीखते हैं, का खा गा घा सीखते हैं। तो उसी प्रकार से म्यूजिक सीखने से पहले आप सबसे पहले पढ़ोगे सा रे गा मा। हारमोनियम देंगे आप बटन बताएंगे, देखो सा है, रे है, गा है, मा है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब बजाते रहिए, उसको जितने बार बजाइएगा आंगुली उतना ज्यादा फास्ट काम करेगा, ये बात तो मानते हैं, है ना। हम खुद सीखे हुए हारमोनियम, अपन बजाते भी है, कुछ कुछ गाना बजाता भी है, लेकिन बढ़िया से बजाने नहीं आता। जो अच्छा वादक होते हैं, वो कोई भी गाना गाइएगा उस पर ताल में बैठा के तुरंत धुन निकाल देंगे। हमको से धुन ही नहीं निकलता था। हम सारा चीज जितना भी मुखड़ा वगैरह होता है ना, सब हम सीख गए थे, जितना भी टोन वगैरह होता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम था कि गाना का जब म्यूजिक निकालने जाते थे ना, तो मेरे से टेंटियल निकाल जाता था, मतलब सही से नहीं निकल पा रहा। हम हमको बड़ी हार्ड लगा सीखने में, समझ गए, क्योंकि म्यूजिक हर किसी के बस की बात नहीं है, तो हमसे नहीं हो पाया म्यूजिक। हम मैथ के टीचर है भाई, हमसे नहीं हो पाएगा, बात स्पष्ट है ना। ठीक है, तो फिर हम छोड़ दिए, सीखना छोड़ दिए, बंद कर दिए। आज भी है, कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ देखते हैं तो बजाते हैं, कभी कभी अच्छा लगता है बजाना। चलो ठीक है, तो सुनो अच्छा से। तो अब उन्होंने कैसे सजाया, तो उनको कहना था ना कि जिस तरीका से संगीत के 7 स्वर में पहला अक्षर और 7वां अक्षर दोनों आपस में क्या होते हैं, समान, 8वां अक्षर समान होते हैं, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी जो तत्व सजाए उनका भी पहला और 8वां आपस में भौतिक और रासायनिक में क्या होगा, समान होगा। ये कहते हैं, जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे, इस नियम के अनुसार जिस प्रकार संगीत का कौन स्वर, पहला स्वर 8वां स्वर समान होता है, ठीक उसी प्रकार से बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया तत्वों के क्रम में भी पहला तत्व और केमा तत्व 8वां तत्व आपस में क्या होगा भाई, समान होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? अरे यार फैन चालू हो गया, रुक जाइए। ठीक है, बुझे? अच्छा, जैसे में देखिए क्या करता है, सोडियम से यदि हम गिनना शुरू करें तो 8वां तत्व कौन आता है, पोटेशियम आता है।
कैसे आता है आठवां तत्व, देखिए ना, ध्यान दीजिएगा जरा से, रेडी, ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम आता है, ठीक है, बढ़िया बात है। आता है इन तत्वों का रासायनिक गुण क्या है, समान है, बिल्कुल सर, हाँ समान है, दोनों वर्ग नंबर 1 का तत्व ही है, दोनों के दोनों धातु ही है, दोनों के दोनों क्रियाशील धातु है, दोनों के दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, बढ़िया बात है। तो ये तो सेट खा गया, लेकिन अब खुद सोचिए क्या उसे हर कोई सेट खा पाएगा? तो सोडियम के जैसा अगर कौन है, पोटेशियम है, तो मैग्नीशियम के जैसा कौन होना चाहिए, कैल्शियम, एल्यूमिनियम के जैसा कौन होना चाहिए, क्रोमियम, सिलिकॉन के जैसा कौन होना चाहिए, टाइटेनियम। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता है गुरुजी। क्यों नहीं होता? सिलिकॉन एक उप धातु है, टाइटेनियम जबकि एक धातु है, कहाँ से होगा प्रॉपर्टी में सवाल? तो कुछ तत्वों पर तो इनका नियम ठीक बैठता था, लेकिन कुछ पे क्या है, गलत है, सब पे कहाँ बैठ पा। अब अगर आठवां तत्व का प्रॉपर्टी अगर सेम है तो सबके लिए सेम होना चाहिए, तभी तो वो नियम फॉलो होगा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, अब ये है आपका, देखिए गिना हुआ है ना, किनका, न्यूलैंड्स बाबा का, है ना, आप कहीं से भी गिन सकते हो। ये है न्यूलैंड, देखिए न्यूलैंड्स अरेंजमेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑक्टेव्स, है ना। तो ऑक्टा रूल वही होना, अष्टक नियम, अष्टक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है वो सही नहीं हो पाया, देखिए ना यहाँ पर लिखा है सा रे ग म प ध नी, सा छोड़ दिया गया जानबूझ करके, क्योंकि सा उसी के जैसा आएगा ना, सेम फील्ड में आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो पाया, बोला ये सब गलत तरीका है, ये सब नहीं ऐसा होना चाहिए। जैसे देखिए अब यहाँ पर दे रहा है कि लिथियम का जैसा कौन होना चाहिए, सोडियम, तो बेरिलियम का जैसा कौन, मैग्नीशियम, ली के जैसा आठवां तत्व कौन है, सिलिकॉन, कहाँ है, नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी नहीं है, सी किसे जाकर मिल रहा है, सिलिकॉन से, सी जाकर मिल रहा है सिलिकॉन से जी, हाँ। तो कुछ तो मिल पाता था, कुछ नहीं। अब इनके दोस्त के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या फॉल्ट था उनके बारे में। पहला, यह नियम सिर्फ किसके लिए, हल्के तत्वों के लिए लागू हो पाता था। दूसरा, उनका कहना, ये बहुत बड़ा डिफेक्टिव थे, यही इनका पटाखे मार गए, ये गलत बात है ना। अब दुनिया में अगर हम ही बोले कि नहीं मेरे बाद और मेरे जैसा कोई जन्म लेगा ही नहीं, तो कोई मतलब थोड़ी, तो ना कैसे जन्म लेगा, मेरे से बढ़िया भी ले सकता है, मेरे जितना क्षमता पावरफुल काम में ज्यादा सब हो सकता है, दुनिया में हर चीज संभव है ना, ठीक है। तो इनका कहना था ना कि दुनिया में, न्यूलैंड जी पहले से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये दावा ठोका था कि दुनिया में केवल और केवल 56 तत्व ही मौजूद है, कितना, 56, 56 तत्व मौजूद है, उसके बाद में तत्व है ही नहीं पृथ्वी पर, और कोई दूसरा तत्व खोज हो ही नहीं सकता है आने वाला समय में। जैसे शुरुआती में वैज्ञानिकों को क्या मानना था कि कार्बनिक तत्व जो है वो सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाया जाता है, आप अलग से अगर कार्बनिक तत्व पाना चाहते हैं तो आप सजीव के शरीर से प्राप्त कीजिए, सही उसको मार दीजिए, तब मिलेगा आपको कार्बनिक तत्व। जबकि बाद में वैज्ञानिक को पता चला कि ससुरा तनियम पूरा का पूरा तो कार्बनिक में खा लिए, अरे प्रोटीन है क्या, कार्बनिक है, कार्बोहाइड्रेट है क्या, कार्बनिक है, हर चीज तो कार्बनिक से ही बना हुआ है ना। फिर बाद में बोलर भी आए, तब ना गलत बात है, यूरिया बनाए पहली बार, सही है, सब भूल गया तो लोग, एकदम भुलक्कड़ है, ठीक है। दूसरा आगे बढ़े, तो हम गलती से बना देता यूरिया तो रोनाम हो जाता, अरे यार गलती से तुम ये कुछ आविष्कार कर दो, अरे आधा से कुछ वैज्ञानिक से तो गलती से सही में हो गया है, देखिए ना फैराडे जी जो जनरेटर का खोज किए थे वो भी तो गलती से हो गया था ना, तोड़ने के चक्कर में, फोड़ने के चक्कर में खोज हो ही गया, बोलर जी से भी गलती से खोज हो गया। तो ऐसा बहुत सारा ऐसे वैज्ञानिक जो बनाने गए थे कुछ और, अब बन गया उनको कुछ और, तब मिल गया उनको, ख्याति मिल गया उनको, इन्होंने फलाना चीज का आविष्कार फलाने में मैंने ही किया, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो उनका कहना था कि इस दुनिया में सिर्फ केवल तत्व मौजूद है 56 को, परंतु आगे चलकर अन्य तत्वों का खोज होता गया और आज तक कुल कितने 114 से 118 तत्वों का खोज हो चुका है। अतः उनका अनुमान क्या निकला, गलत निकला। आगे इन्होंने कुछ भिन्न गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रख दिया था, जैसे क्वार्ट, निकल और किसको, क्लोरीन को एक साथ रख दिए थे, अरे क्लोरीन वो रखा लेना जी, हाँ, जबकि इन दोनों के गुणों में कौन सी बहुत ज्यादा क्या है, अंतर है बिल्कुल, क्वार्ट धातु है, निकल भी धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु है, कोई नहीं अंतर है। तो इस तरीका से भी अष्टक नियम क्या होता फेल होगा। फिर क्या है कि देखिए अष्टक जब तक अक्रिय गैसों का खोज नहीं हुआ था ना, तब तक न्यूलैंड्स जी का अष्टक नियम बहुत अच्छा से फॉलो हो रहा था। जब अक्रिय गैस का खोज हुआ तब न्यूलैंड्स जी का पूरा अष्टक नियम बर्बाद हो गया।
जैसे जैसे ही 8वां तत्व गिनता था ना, हर बार 8वां तत्व कौन होता था जानते हैं? आखिरी एक ऐसा जाता था। जबकि उनका कहना था कि पहला तत्व और 8वां तत्व का प्रॉपर्टी क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ तो 8वां तत्व कौन आ रहा है? अक्रिय आ रहा है। अक्रिय किसी से अभिक्रिया करता ही नहीं है, तो समान कैसे हो सकता है? वो तो किसी से नहीं अभिक्रिया करता है। ठीक है, ऐसे हुआ। इस तरीका से इनका नियम भी क्या हो गया जी? फेल हो गया भाई। अब हम लोग का भी टर्न ओवर होने वाला है ना, तो यही है कि आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए बोर्ड एग्जाम के, खूब मन लगा करके पढ़िए, मेहनत इस तरीका से कीजिए कि आने वाला समय में आपको किसी बात का पछतावा ना हो। जो गलतियां हो गई उसको सोच करके मत पछताइए। जो समय बचा हुआ है उस समय को आप अपना टाइम मान करके, अपना सब कुछ मान करके उस टाइम में खुद को समर्पित कीजिए। बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अभी जिस उम्र में आप लोग गुजर रहे हो वो उम्र एक ऐसा एज है ना कि उसमें आप गलतियां कर नहीं सकते हो, और यदि गलती किया तो उसका खामियाजा आपको जिंदगी भर के लिए भुगतना पड़ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे दुनिया में हर इंसान से गलतियां होती है, कुछ गलतियां हमसे भी हुई, उसका खामियाजा हम लोग को भी भुगतना पड़ा है। दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ गलतियां करता है। खैर, जो गलतियां हो गई, अभी आप लोग के पास उम्र है, इतना समय है आप लोग के पास कि अपनी गलतियों को आप लोग सुधार सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। अभी भी समय है, तो समय के अनुसार बदलना सीखिए और खुद को बदलिए और एक अच्छे मुकाम पर हासिल होइए। चलिए ठीक है, मिलते हैं बाद में नेक्स्ट क्लास में।